नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। मैं हूं प्रथम और ये हमारी खास पेशकश है बातचीत। इस बातचीत में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के जाने माने नेता प्रदीप जैन जी, जो कि विधायक भी रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, हमारे साथ हैं आज प्रदीप जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लुक मीडिया पर। जी प्रथम जी, बहुत बहुत आपका आभार जो आपने लुक मीडिया में मुझे आने का अवसर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया है जो समाज के अंतिम व्यक्ति की दर्द की आवाज़, उसकी अभिव्यक्ति को पूरे प्रदेश में पहुंचाता है। जी सर, पहला सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे। आप झांसी में एक जाने माने कांग्रेस के नेता हैं। सर, आपने झांसी के लोगों के लिए काफ़ी आंदोलन भी किए, काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किए, जिसके कारण बस आपको काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा। सर, काफ़ी मुकदमे भी ऐसा समय आया कि आप पर लिखे गए, लेकिन आपके कदम कभी ना डगमगाए, ना ही पीछे हटे। तो इस पर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये जज्बा कहाँ से आता है सर? आंदोलन, मुकदमे, अनशन, ये सब समाज सेवा के एक अंग है। लोकतंत्र के अंदर अगर कोई आवाज़ कुचलने का काम किया जाता है तो एक जनप्रतिनिधि के पास, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के पास सबसे बड़ा हथियार अनशन, आंदोलन और धरना और प्रदर्शन है। और ऐसे में अगर मुकदमे लग भी जाते हैं तो उससे खूबसूरती बढ़ती है हमारी। अभी हमारे झांसी के अंदर गांधी भवन, जो 1980 में, जब उस समय जिलाधिकारी पीएल पुनिया थे, जिला पंचायत ने निर्मित कराया था और इस उद्देश्य से कराया था कि झांसी की गरीब जनता यहाँ पर अपने कार्यक्रम करे, यहाँ पर कवि सम्मेलन हो या राजनीतिक गोष्ठी हो और शैक्षणिक आंदोलन हो। लेकिन अब फिर एक आंदोलन के लिए शासन और प्रशासन मजबूर कर रहा। उस गांधी भवन को आज सूचना विभाग को देने का षड्यंत्र किया जा रहा। हम ये परिवर्तन नहीं होने देंगे, हम उसका स्वरूप नहीं बदलने देंगे, क्योंकि जो धन्ना सेठ हैं वो तो दीनदयाल सभागार में अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, वहाँ 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं। जो और राजनीतिक दल हैं वो 5-6 हज़ार रुपये देके राजकीय संग्रहालय में कर सकते हैं। लेकिन शहर का आम आदमी, आम संगठन, आम समाज के लोग कहाँ जाएंगे? ये गांधी भवन इसीलिए बना था। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस जन्म दिवस के अवसर पर हमने ये संकल्प लिया है कि इस भवन को हम जाने नहीं देंगे। और मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय था बीते हुए समय में, वहाँ पर दुकानें बनी, वो बंद हो गया। उसके बाद जब हम विधायक बने, हमने मोतीलाल पुस्तकालय को धनराशि विधायक निधि से दी और उसके बावजूद वहाँ पर किसी न्यायालय के कारण वो अधूरा रह गया। वो किताबें सारी गांधी भवन में आ गई। आज लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी तक नहीं जा पाते कि अगर उनके पास कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, गरीब आदमी है, तो वो गांधी भवन आते। तो ये आंदोलन, चाहे ये आंदोलन हो, चाहे झांसी के अंदर जो हमारा धरोहर है, आर्कियोलॉजिकल एक मोनामेंट है, एक धरोहर है, वो इंजन 100 साल पुराना जो झांसी की पहचान है, उसको हमारे भारत सरकार के एक मंत्री मुरैना ले जाना चाहते। क्यों ले जाना चाहते? आप झांसी का, बुंदेलखंड का अस्तित्व क्यों मिटाना चाहते? आप बनाइए, लाइए, अपनी चीजें लाइए। आपको अपना शहर विकसित करना है, लेकिन दूसरे के शहर को उजाड़ कर आप अपना शहर विकसित करें, ये कभी क्षम्य नहीं होगा। हम लोगों का ये संकल्प रहता है कि जो चीज गलत है, ट्रेन में डकैती पड़ रही, प्लेटफॉर्म पे गाय भैंसे घूम रही, और जो स्वरूप है, अगर ये आवाज़ें नहीं सुनी जाती, बेचने का काम चल रहा है, स्टेशन को बेचने का पूरा टेंडर बनना, तो ये हम नहीं होने देंगे। उसमें अगर हम पे मुकदमे लगते हैं और लगे, और पहले भी जो मुकदमे लगे, वो मुकदमे तो हम लोगों की ताकत को बढ़ाते हैं। और मैंने तो देखा कि जब बिजली की लड़ाई के लिए हम पर मुकदमे लगे, तो एक ठेला वाला, एक कपड़े धोने वाला, एक सिलाई करने वाला, एक वेल्डिंग करने वाला पैसे ले लेके आए कि आप पे 40 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, और रोते हुए वृद्ध महिलाएं आई कि ये मेरे पास 83 रुपए। ये खूबसूरती हमारे आंदोलन की लोगों को लगता है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर
मुकदमा लगाए। नहीं तो क्या होता है, अगर हम व्यक्तिगत लड़ाई में कोई मुकदमा लगता है तो लोग कहते हैं कि निश्चित ये इसने डकैती डाली होगी, इसने चोरी की होगी, इसने भ्रष्टाचार किया होगा। तो लोकतंत्र में जनता के लिए जो मुकदमे लगते हैं वो मुकदमे हर व्यक्ति की ताकत बढ़ाते हैं, और हमारी भी ताकत उन्हीं आंदोलनों से, उन्हीं मुकदमों से हुई। सर ने जैसी कि हमसे बातें कही, ऐसी ही कई बातें विपक्ष भी काफी बार कहता है। उन मुद्दों पर आगे बात करेंगे। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में सर से बात करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की अगर तैयारियां पूछी जाए तो क्या तैयारियां हैं अब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की? लंबे समय से हमारा संगठन गांव के स्तर पे नहीं था, न्याय पंचायत के स्तर पे नहीं था। व्यक्ति अपने बलबूते पर, और जो हमारे पुराने कांग्रेसी थे उनकी ताकत पर चुनाव लड़ते थे और कभी कभी जीतते थे। लेकिन इस बात को हमारी नेता प्रियंका गांधी ने समझा और उन्होंने संगठन सृजन का काम किया। चुनाव तो केवल पत्ते हैं, जड़ संगठन है। जड़ हमारी कैसे मजबूत हो, उस जड़ को कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें, उसके लिए बूथ लेवल पर संगठन बनाने का काम पिछले 1.5 साल से चल रहा है। अभी हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और पहले से हम बेहतर स्थिति में आए। जिला पंचायत का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, सालों से हम नहीं लड़ते थे, हमें बहुत सारी सीटें नहीं मिली, उसका हमें कोई गिला भी नहीं है। लेकिन जो वोट हमें सैकड़ों में मिलते थे वो वोट हजारों में मिले और बहुत सारी हम सीटें भी जीते। तो हम तैयारी में हैं निरंतर, क्योंकि हमें इस देश को बचाना है। कांग्रेस जोड़ने का काम करती है, कांग्रेस बांधने का काम करती है। कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिस संविधान से सारे जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के लोगों को समान अधिकार हैं, इक्वल राइट्स हैं, उसके लिए काम करती है। तो उसमें हम कई कदम आगे बढ़े और हमने जहां भी हमें मौका मिला, जनता के सुख दुख में, जनता के कष्ट में, हम उनके साथ खड़े रहे। कोरोना काल में बाकी राजनीतिक दल कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे योगी बाबा, अखिलेश भाई, मायावती कहाँ थी जब प्रियंका गांधी ने हजारों की संख्या में बसें लगा दी मजदूरों के लिए? सारे राजनीतिक दल तमाशबीन बने थे मजदूरों के लिए, चाहे खाना हो, दवाई हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, रुकने की समस्या हो, ये सब कांग्रेस ने किया। ये दुख के समय में गायब हो जाते हैं। तो आज कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे लग रहे हैं, लेकिन हमें उसकी गिला शिकवा नहीं है। प्रतापगढ़ में जो 9 बार विधायक रहे, देश के कद्दावर नेता हैं, जो घटना स्थल से 300 मीटर दूर हैं, उन पर 5 मुकदमे लगा दिए, उन पर हत्या का भी मुकदमा लगा दिया, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा पे लगा दिया। तो ये सब इनका एक हताशा भरा कदम है। आज चाहे मनीष गुप्ता हत्याकांड हो, चाहे हमारे संत महात्मा की हत्या हो, चाहे एक वो छोटी सी बेटी के साथ हत्या और बलात्कार हो, प्रदेश में ये बातें आम हो गई और ये सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। इनको कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम ये 2022 का इलेक्शन करेगा। किसान बैठे हैं, 650 से ज्यादा अन्नदाता दम तोड़ चुके, लेकिन योगी बाबा सिर्फ जाति के नाम पर बंटवारा करके, लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर वोट हासिल करने के मंसूबे बता रहे हैं। और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उन्होंने खुद स्वीकारी। आरएसएस ने कहा कि हमें 180 टिकट बदलना है, मतलब उन्होंने जिनको चुना, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो जनता के बीच में फेल हो गए। हमारी तैयारी ये है, हमने पहले प्रियंका दीदी के नेतृत्व में संगठन बनाया और अब क्योंकि हम एक बार में बहुत ऊंची छलांग नहीं लगा सकते और लगाना भी नहीं चाहते, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। पूरी ताकत से लड़ेंगे और बहुत सारी सीटें हम लोग विधानसभा में जीतेंगे और हमारे प्रत्याशी भी जनता के पसंद के होंगे। और हमने इस बार तय किया है कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने साथियों को लड़ाने का काम करेंगे। हाईकमान ने जब जब भी हमसे जो चुनाव कहा, हम कभी टिकट मांगने नहीं गए। उन्होंने जब भी हमसे कहा विधानसभा लड़ना,
लोकसभा लड़ना, जो भी चुनाव उन्होंने कहा हम लड़ें, लेकिन इस बार हमने मना किया। हमने कहा हम पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि हमारे बहुत से साथी इस समय में, जिस समय उन्हें मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, दल को छोड़ के चले गए, इसलिए हमने अपने आप को संगठन के लिए समर्पित कर दिया और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा पर मजबूती से लड़ेंगे और योगी की इस अलोकतांत्रिक सरकार को पटकने का काम करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी आपके साथी जिन्हें इस समय में बाहर नहीं जाना चाहिए था, आपको छोड़ करके चले गए। सर, पार्टी में मतभेद और मनभेद होना आम बात है, आपसी कलह काफ़ी पार्टियों में होता है, पर कांग्रेस में भी ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी मनभेद और मतभेद और सीधे तौर पर कहें तो कलह कांग्रेस में चल रहा है। तो इस पर अब आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? हम समझते हैं जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो लोगों की बहुत सारे विचार होते हैं। अगर हमारे घर में एक शादी की भी तैयारी होती है तो घर के बड़े बूढ़े, बच्चे, बहन भाई, सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है और वो अपनी अपनी बात कहते हैं और बड़ी मजबूती से कहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे हिसाब से कार्यक्रम हो। और फिर राजनीतिक दल, एक ऐसा राजनीतिक दल जो सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिसके सारे सबसे ज़्यादा सदस्य, जो सारे जाति धर्म संप्रदाय को साथ में लेके चलता है, जिनके नेताओं का त्याग और कुर्बानियों का इतिहास है, उस राजनीतिक दल में भी विचारों में अलग अलग होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बावजूद हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमने कभी दूसरे राजनीतिक दलों पर डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की कि हम दूसरे के विधायकों को चुराएं, दूसरे की सत्ता को डकैती डालें। हमने अपने विचारों में समाहित करके लोगों को चुनाव लड़ाया और अभी भी जो जगह जगह आपको दिखाई देता है, क्योंकि मीडिया हमारे साथ नहीं है, मीडिया कॉरपोरेट हाउस के साथ है, तो अगर हमारे यहाँ हमारा घीसू घासीराम और उनका घीसू घसीटा होना ये चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारा अगर घीसू है तो वो घसीटा है और अगर उनके पास घीसू है तो वो घासीराम है, क्योंकि हम वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर किया और गोली भी खाना पड़ी तो वो गोली हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने खाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले आज हम देख रहे हैं कि हैशटैग चला रहे हैं नाथूराम गॉडसे, मतलब गांधी जी का जन्म और इस समय वो विचारधारा जो केंद्र सरकार के संरक्षण में पुष्पित पल्लवित हो रही, वो नाथूराम गॉडसे को महिमा मंडित करने में लगी है। तो ऐसे में हमारे अंदर जो वाद विवाद या थोड़े बहुत मतभेद दिखाई देते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इतने लंबे समय तक सोनिया गांधी नहीं चाहती थी पद, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, अध्यक्ष बनना भी वो नहीं चाहती थी, लेकिन देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का उनमें आस्था है, उनके नेतृत्व में विश्वास है और आज भी हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सर्वसम्मति से, भले ही किसी नेता के कोई भी स्वर हो, सब सोनिया जी के नेतृत्व में एकजुट हैं। वहीं अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, उनके नेताओं पर 1-2 साल के बाद ही विश्वास उठ जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं, कहाँ चले गए? और पीड़ा हम देखते हैं, उमा जी को अभी हमने देखा, अभी क्या अपनी ही सरकार में वो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शराब अवैध रूप से बिकती है, मध्य प्रदेश में शराबबंदी करना, उनकी अपनी सरकार, उसके खिलाफ वो धरने पे बैठ रही है और आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर थोड़े बहुत विचारों के, चूंकि अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, कोई विचारों में मतभेद होता है, वो मनभेद नहीं होता। सबका उद्देश्य ये है कि इस देश के अंदर योगी और मोदी से मुक्ति मिले और इस देश के अंदर लोगों को रोजगार देने वाली सरकार आए, जोड़ने वाली सरकार आए, लड़ाने वाली नहीं आए। सर, विपक्ष का काम जो है वो कहना है। विपक्ष कहता है कि कांग्रेस का अब उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो आगामी विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस किन मुद्दों पर आगे चुनाव लड़ेगी, ये आपसे सवाल है। निश्चित रूप से अगर विपक्ष ये कहता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अटैक हमारे मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पे क्यों करते, मायावती जी क्यों करती, अखिलेश यादव क्यों करते? क्योंकि सबको डर है
और डर इस बात का नहीं है कि कांग्रेस तेजी से बढ़ी, डर इस बात का है कि इनके धंधे बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद जो इनके मंत्री और विधायक गगनचुंबी अट्टालिकाएं बना लेते, गाड़ियों का काफिला चलना इनके पीछे शुरू हो जाता, भू माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया इनके नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, वो कांग्रेस के आने के बाद दूर तक भटकेंगे नहीं। ये बात चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, कहीं भी हो, सारे लोगों ने देखा कि जिस गौ माता की बात हमारी प्रदेश सरकार करती है, उस गौ माता का गोबर खरीदने का काम भी ये सरकार नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ में हम करते हैं। जिस गौ माता को गौशालाओं में रखते हैं वो भूख, उन्हें खाना नहीं मिलता, उनके लिए हेल्पलाइन बनी, और जब वो मर जाती हैं तो उन्हें चील कौओं को खाने के लिए डाल देते हैं। कोई अपनी माँ को सड़क पे फेंक सकता है, उसके लकड़ियों से अंत्येष्टि क्यों नहीं करते? क्यों उसके नाम पे राजनीति करते हैं कि ये गौ माता है, ये गंगा माँ है? गंगा माँ में आप लाशें बाहर है, गाय माता को जीते जी आप मार रहे, और उसके बाद उसकी अंत्येष्टि करने का भी आपके पास पैसा नहीं है। तो ये सारे लोग, चाहे सापा हो, भाजपा हो, बासापा हो, ये सागनाथ, सांपनाथ, नागनाथ और बिच्छूनाथ हैं। ये सिर्फ विकास को डसने का काम करती हैं। और कांग्रेस, सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार आती है तो वो जनता के लिए आती है, और इनको सबसे ज़्यादा डर कांग्रेस से है, सारे दलों को। इसीलिए उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो हम 2009 के अंदर 23 लोकसभा की सीटें कैसे जीतते, हम कैसे इतनी मजबूती से आगे बढ़ते। जी सर, फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, लुक मीडिया के माध्यम से, यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों से कहेंगे, हमारे बुंदेलखंड की माटी कला, कलम और कृपाण की माटी है। इस माटी में जन्म लेने वाले को इस माटी को अपनी माँ की कोख समझना चाहिए। इस माटी में रहने वाले व्यक्ति को इस माटी को अपनी गोद समझना चाहिए। जिस माँ की गोद में पल उसके वो बड़े हुए, उनका फर्ज है कि इस माटी के लिए संघर्ष करें, चाहे हम सफल हो या असफल, लेकिन हमें अपने फर्ज को निभाना चाहिए। हम देखते हैं जिस तरह एक मरीज वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है, डॉक्टर पूरी मशक्कत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको बचाने का काम करता है। उसी तरह हमारा बुंदेलखंड भी आज पिछड़ गया, विकास की एक ईंट नहीं लगी, जगह जगह लुटने पिटने का काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी में घरों के पास कूड़ा डाला जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप गार्बेज कलेक्शन को सेपरेशन करेंगे, उसका लोगों को बीमारी फैलने से रोकेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो उसके लिए लोग आंदोलन करें। झांसी की रानी ने भले ही अंग्रेजों को नहीं खदेड़ा हो, लेकिन वो अंग्रेजों से लड़ते हुए इस माटी के लिए शहीद हुई थी। तो हमारा संदेश यही है कि जो हमारा लुक मीडिया है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति की अभिव्यक्ति को पूरी समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाए। और हमारे राजनीतिक दल के जितने भाई हैं, वो किसी भी विचारधारा के, उन्हें पहले नंबर पर अपनी माटी को ध्यान में रखना चाहिए, और राजनीतिक दल दूसरे नंबर पर है, फिर उन्हें अपने राजनीतिक दल के बारे में सोचना चाहिए। यही मैं चाहता हूं कि हम सब लोग, सारे राजनीतिक दलों के लोग, झांसी के खोए हुए गौरव को, बुंदेलखंड की खोई हुई तस्वीर को फिर से चमकाएं। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही नई शख्सियत के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे लुक मीडिया की नई पेशकश बातचीत में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।